हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है वो हो गई है लॉन्च। और इसी के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका पार्ट 1। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019 के बारे में। अब आप कहेंगे कि मैम इससे तो सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन अभी क्यों आ गया ये खबरों में? तो वजह देखिए ये है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है इसने कुछ अपने कंसर्न्स जताए हैं कुछ प्रोविजंस को लेके इस बिल की। आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पे पास होने से पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल जाता है कि भैया देख लीजिए आप कि इसमें कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं है, उसके बाद हम जो है देखिए अगर ये पास करती है। तो इसने कुछ कंसर्न जताए, कहा है कि कुछ प्रोविजंस जो इसकी हैं वो उससे इनको कुछ कंसर्न्स हैं, दिक्कतें हैं। तो अब आप कहेंगे कि मैम थोड़ा सा हमको ये डीएनए और आरएनए के बारे में बता देती तो मज़ा आ जाता। देखिए डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये होता है डीएनए। और आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अब यहाँ पे ये दोनों ही न्यूक्लिक मतलब आप कह सकते हो दो मेन तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो स्टोर करते हैं, रीड करते हैं हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमारे जीन्स की इन्फॉर्मेशन है कि भैया हमारे पूर्वज कैसे थे, उनसे हमें क्या आया क्या आया। जो चीज़ हमारी जीन्स में है वो यहाँ पे दो तरह के, यही डीएनए और आरएनए, ये दो तरह के ही जो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, यही स्टोर करते हैं, यही रीड करते हैं। अच्छा, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ, ऐसे ही है, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा जिनको नहीं पता है। देखिए यहाँ पे जो हमारे यहाँ इतना उछला हुआ है ना कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस में जो है वो आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता। आरएनए होता है। इसलिए जब आप टेस्ट करवाते हो तो एक टेस्ट होता है ना, इसको टेस्ट करने के लिए आरटीपीसीआर सुना होगा। तो आरटी का मतलब जानते हैं क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब यहाँ पे आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करा जाता है और उसके बाद पता चलता है कि भैया आपके अंदर है कि नहीं है कोरोना, तो वो मैच करते हैं उससे। खैर वो प्रोसेस अलग की बात हो गई, लेकिन ये समझिए कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इस टेस्ट को आरटी बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर। ठीक है, खैर ये तो अलग की बात हो गई। अब मेन चीज पे वापस आते हैं। देखिए ये जो आरएनए होता है ना, ये आरएनए भी तीन तरह का होता है। सबसे पहले की बात करें तो एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए क्या करता है? देखिए मैसेंजर आरएनए जो है कुछ पोर्शन आपके जेनेटिक कोड का, आपके जेनेटिक कोड का कुछ पोर्शन कॉपी करता है ना। और ये एक प्रोसेस कहते हैं इसको ट्रांसक्रिप्शन। क्या प्रोसेस कहते हैं? यहाँ देखो, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट करता है, ये जो कॉपी करा है ना इसने, ये सारी कॉपीज को ट्रांसपोर्ट करता है किसको? राइबोसोम्स को। किसको करता है? राइबोसोम्स को। और राइबोसोम्स एक सेलुलर फैक्ट्रीज होते हैं जो प्रोटीन का प्रोडक्शन इस कोड से यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं। समझे ना? इतनी बात समझ में आ गई आपको? दूसरा आता है यहाँ पे टीआरएनए। क्या है? टीआरएनए। इसका मतलब हुआ ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है? ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्रिंगिंग अमीनो एसिड। ये लेकर आता है क्या? अमीनो एसिड्स को, बेसिक प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स, इन सारे प्रोटीन फैक्ट्रीज में इसको लेकर आता है। और बदले में इन रिस्पॉन्स टू अ कोडेड इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस बाय एमआरएनए, जो ये एमआरएनए ने क्या करा है, कोड में कोड आगे बढ़ाया था ना, कॉपीज बढ़ाई थी ना, ये कोड कोड ट्रांसफर किया था ना, इसके रिस्पॉन्स में ये जो ट्रांसफर आरएनए है मतलब टीआरएनए है, ये अमीनो एसिड लाता है इन सारे प्रोटीन फैक्ट्रीज में। इतनी बात समझ में आई? ये जो प्रोटीन बिल्डिंग प्रोसेस है इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो इस बात को बड़े अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये दूसरा वाला हो गया ट्रांसलेशन, पहला वाला क्या था? ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? अब जो तीसरे तरह का राइबोसोम होता है उसे बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए। ये क्या है? ये एक ऐसा कंपोनेंट है राइबोसोम फैक्ट्री का खुद में, विदाउट विच, जिसके बिना प्रोटीन प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता।
समझ गए? ये राइबोसोम फैक्ट्री का ऐसा कंपोनेंट है जिसके बिना प्रोटीन का प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो आई होप आपको तीनों बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आई होप। अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, ये देखिए न्यूक्लियोबेसेस हैं ये, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए, ये हेलिक्स है शुगर फॉस्फेट का, ये बेस पेयर है, ये आपका ये डीएनए का है, ठीक है। ये आरएनए के अंदर है, ये डीएनए के अंदर होता है इस तरीके का, ठीक है। आरएनए देखिए एक ही स्ट्रिप यूज आ रही है, डीएनए में देखिए दो यूज आ रही है, ठीक है। इतना होता है ये, इधर समझ लीजिए, क्लियर है। अब यहाँ ये भी देख लीजिए कि न्यूक्लियोबेसिस आरएनए के क्या होते हैं। देखिए सी से ये देखिए साइटोसिन, जी से ग्वानिन, और ए से एडेनिन, और यू से यूरेसिल। ये होते हैं न्यूक्लियोबेसिस आरएनए के। वही जगह न्यूक्लियोबेसिस डीएनए के जो होते हैं वो थाइमाइन होता है, एडेनाइन होता है, ग्वानाइन होता है, और साइटोसाइन होता है। यहाँ पे जो कलर्स हैं, कलर्स के हिसाब से ये देखिए दिया हुआ है, क्लियर है। बहुत उसको पिक्चर को ऐसे ही समझेंगे। अब बात आती है कि कुछ डिफरेंसेस जान लेते हैं कि आखिरकार मैम, अब आप कहेंगे भाई आरएनए डीएनए में थोड़ा सा डिफरेंस बता देती तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता चीजें। और तो डिफरेंस ये होता है बच्चों, देखिए आरएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि डीएनए के अंदर होती है उसे कन्वर्ट करता है, एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जिसे यूज करा जा सके प्रोटीन को बिल्ड करने में। और उसके बाद ये रिमूव कर देता है एंड देन मूव्स इट टू राइबोसोमल प्रोटीन फैक्ट्रीज। और उसके बाद ये उसको उस इंफॉर्मेशन को मूव कर देता है राइबोसोमल प्रोटीन फैक्ट्रीज में। अब आरएनए समझ गए ना क्यों होता है, क्योंकि देखो ये कोरोना वायरस इस तरह का है, इसके ऊपर जो स्पाइक्स बने होते हैं ना, इसे तो पता लगाते हैं ना ये स्पाइक्स किसके होते हैं, इसी के होते हैं। अब देखो फिर समझ लो एक बार को, आरएनए कन्वर्ट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन्ड विद इन द डीएनए टू to a format used to build protein and then moves it to a ribosomal protein factories, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेट और स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। मतलब ये एक तरीके से कह लो कि आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसका एक ब्लूप्रिंट है ये। मतलब ये स्टोर करेगा, रेप्लिकेट, सेम इसके पास सब कुछ होगा भाई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और ये एक हेरिडेटरी मटेरियल है ह्यूमन के अंदर, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। आप कहीं ना कहीं अपने पिताजी से मिलते हैं ना, तो क्या है ये जेनेटिक, ये डीएनए की वजह से ही है, ऐसा होता है। हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, सब में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और टीवी सीरियल में भी देखने को आपको मिलेगा कि अरे डीएनए टेस्ट करा लो, बच्चा है इसका कि नहीं है, ये है ना, ये बात समझ रहे हो। तो ये चीज़ होती है। अब उसके बाद सेकेंड डिफरेंस देखो यहाँ पे क्या है, आरएनए जो है ना, इसके पास सिर्फ एक स्ट्रैंड होता है। यहाँ पे देख लो, यहाँ क्लियर हो जाएगा, मैंने बताया ना, ये देखो सिर्फ एक स्ट्रैंड आ रहा है इसके अंदर, देखो एक मिनट, ये देखो, है ना। और यहाँ पे देखो दो स्ट्रैंड्स हो रहे हैं, ठीक है। तो आरएनए जो होता है इसके अंदर सिर्फ एक स्ट्रैंड होता है, बट लाइक डीएनए इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोलाइट्स, ठीक है। एक ही स्ट्रैंड होगा लेकिन डीएनए की तरह ये भी न्यूक्लियोटाइड से बना होगा। उसके बाद अगर हम डीएनए के अंदर देखें तो मैंने दिखाया उसके अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं और ये एक डबल हेलिक्स में अरेंज होते हैं, जो कि मैंने आपको समझाया। समझ गए इस बात को। तो ये बना किससे है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड से। ये इसमें क्या है, दो है, इसमें क्या है, एक है, क्लियर है। अब तीसरा डिफरेंस देखिए यहाँ पे कि आरएनए के अंदर राइबोस शुगर मॉलिक्यूल होता है विदाउट हाइड्रोक्सिल मॉडिफिकेशंस ऑफ डीऑक्सी राइबोस। अब ये राइबोस क्या है पहले समझो। जो राइबोस शुगर मॉलिक्यूल है ना, तो राइबोस एक सिंपल शुगर और कार्बोहाइड्रेट होता है, ये होता है राइबोस, ठीक है। और विदाउट दी हाइड्रोक्सिल मॉडिफिकेशन, तो इसमें हाइड्रोक्सिल क्या है, देखिए हाइड्रोक्सिल जो है अगर हम कहें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल्स और जो कार्बोजाइलिक एसिड्स वगैरह होते हैं, इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इसके अंदर एक आपको ऑक्सीजन का एटम मिलेगा और ये कन्वेंटली बॉन्डेड होता है एक हाइड्रोजन के एटम से, है ना। कुछ इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये देखिए ए इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है। तो इसमें हाइड्रोक्सिल मॉडिफिकेशन आपको डीओऑक्सी रिबोस के बिना मिलता है। अब आपको डीओऑक्सी रिबोस क्या है, ये देखिए, ये एक 5 कार्बन मतलब 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल होते हैं जो मदद करते हैं फॉस्फेट बैकबोन डीएनए की बनाने में, है ना, डीएनए के मॉलिक्यूल्स की बनाने में। डीएनए, याद देखो डीएनए का क्या फुल फॉर्म होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। तो ये पॉलीमर हो गया जो बहुत सारी न्यूक्लिक एसिड से बना है, और हर एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपको एक डीऑक्सीराइबोस मॉलिक्यूल मिलेगा जो कि बाउंड होगा दोनों ही फॉस्फेट ग्रुप से, या तो प्यूरिन या तो पैमेरिडिन, वो तो एक अलग की बात हो गई, ठीक है।
इतना समझे? तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको रिबोस शुगर मॉलिक्यूल देखने को मिलता है और विदाउट द हाइड्रोक्सिल मॉडिफिकेशन ऑफ डीऑक्सी रिबोस, क्योंकि तो यहाँ हो रहा है, यहाँ देखने को मिलता है। तो अब शुगर डीएनए में जो है ये डीऑक्सी रिबोस है, समझे? ये यहाँ पे है, इसका तो फुल फॉर्म ही यही कहता है। और इसके अंदर आपको एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कम मिलेगा देन आरएनएस राइबोस, आरएनए के राइबोस से एक यहाँ पे जो है वो कम होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, समझ गए? अब चौथा डिफरेंस देखिए, आरएनए के पास आपको शेयर करता है एडेनाइन को, ग्यूनाइन को, साइटोसाइन को डीएनए के साथ में, बट इसके अंदर आपको यूरासिल मिलेगा थायमिन की जगह। मतलब ये सारे तो यहाँ पे सेम है, देखो एडेनाइन यहाँ पे भी है, थायमाइन यहाँ पे, सॉरी एडेनाइन यहाँ पे भी है, और ग्यूनाइन यहाँ पे भी है, साइटोसाइन यहाँ पे भी है, सेम इसकी तरीके। लेकिन यहाँ पे जो है, जो थायमाइन है वो यहाँ पे है, डीएनए के अंदर आपको थायमाइन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो आपको आरएनए के अंदर मिलेगा वो यूरासिल मिलेगा। ठीक है, ये एक डिफरेंस देखने को यहाँ पे मिलता है। अब आरएनए जो है वो फॉर्म करता है इन द न्यूक्लियोलस में, और उसके बाद ये धीमे धीमे स्पेशलाइज्ड रीजन में जाता है साइटोप्लाज्म के, डिपेंड करता है कि किस तरह का आरएनए बना है। अब लेकिन डीएनए की बात करें तो डीएनए आपको न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा, छोटा अमाउंट जो डीएनए का है ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखने को मिलता है। तो ये कोई डिफरेंस है। और आखिरी में आरएनए ज्यादा रेजिस्टेंस होता है ना टू डैमेज फ्रॉम यूवी लाइट देन डीएनए। अगर यूवी लाइट से आरएनए जल्दी अगर हम कहें कि रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, ये बच सकता है ना? अगर हम यूवी लाइट देखें तो उस यूवी लाइट से आरएनए बच सकता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, लेकिन डीएनए वल्नरेबल होता है, ये अल्ट्रावायलेट राइज से डैमेज हो जाएगा, जल्दी डैमेज हो जाएगा, ये बच सकता है। तभी तो जो है सीना उठा के चौड़ा करके चल रहा है, माथा उठा के कोरोना वायरस। खैर, अब इस बिल की प्रोविजंस क्या है, थोड़ा सा इस बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि रेगुलेशन ऑफ यूज़ ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ यूज़ ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी फॉर एस्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ सर्टेन पर्सन्स इंक्लूडिंग ऑफेंडर्स, विक्टिम्स, सस्पेक्ट्स एंड अंडर ट्रायल्स। तो इसमें ये सही है कि भाई अगर डीएनए टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ इसके अंदर करेंगे, इस बिल की प्रोविजंस के अंदर, तो भैया इसमें क्या है कि कुछ लोगों की आइडेंटिटी पता करने में दिक्कत नहीं होगी ना, जिसने जिसने जुर्म किया है या जो विक्टिम है, ठीक है, या कोई किसी पे शक है, या कोई अंडर ट्रायल चल रहा है, तो उसकी आइडेंटिटी पता कर सकती है। दूसरी बात ये है कि डीएनए टेस्टिंग अलाउ होगी सिर्फ और सिर्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर जो कि लिस्ट है इन द शेड्यूल टू द बिल, है ना? जैसे जो भी इस शेड्यूल के अंदर, बिल के अंदर मैटर्स हैं, सिर्फ उन्हीं मैटर्स पे ही जो है ये डीएनए की टेस्टिंग अलाउ होगी। जैसे कि कुछ ऑफेंसेस जो कि इंडियन पीनल कोड 1860 के अंदर आते होंगे, सिविल मैटर जैसे कि पैटर्निटी सूट्स है, या किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी पता करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, सिर्फ इसी वक्त ही डीएनए टेस्टिंग होगी इंसान की। तीसरी प्रोविजन ये है कि कंसेंट फॉर कलेक्शन ऑफ डीएनए विल बी रिक्वायर्ड एज पर प्रोविजन ऑफ द बिल। तो देखिए, कंसेंट की जरूरत है, बंदे की मर्जी के बिना आप इसका डीएनए नहीं लेंगे। मतलब इसमें तो बहुत सारी और भी चीजें हैं, वो अंदर जाके हैं, अभी फिलहाल हम की प्रोविजन समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कंसेंट जो है लेंगे बंदे की जब भी डीएनए कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और चौथी बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डीएनए डेटा बैंक, एक नेशनल डीएनए डेटा बैंक बनाएंगे, रीजनल डेटा बैंक बनाएंगे, और उसके साथ डेटा रेगुलेटरी बोर्ड भी बनाए, सॉरी डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड भी बनाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या बनाएंगे? नेशनल डीएनए डेटा बैंक बनाएंगे, रीजनल डीएनए डेटा बैंक बनाएंगे, और डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। अब देखिए इसका फायदा क्या है, पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है इस डीएनए टेक्नोलॉजी के, आइए समझते हैं। पहली चीज तो कहता है भाई जस्टिस डिलीवरी। देखो भाई, बार बार अगर कोई गलत काम कर रहा है, क्राइम कर रहा है, रेप वगैरह, मर्डर वगैरह, तो ये चीज़ तो है ना, बार बार कैसे होगा? एक बंदे को पकड़ लिया, ठीक है, दोबारा अगर उसी ने किया है और सेम उसका डीएनए पता लगाया गया, तो इसका मतलब वो बार बार कर रहा है, तो उसके बाद इसे बिना ढूंढे ढाने इसी को ही पकड़ के पीटना शुरू। दूसरा है एक्सपीडिएट डिलीवरी ऑफ जस्टिस बाय रिड्यूसिंग रॉन्गफुल कन्वेंशन, एनहांसिंग एक्यूरेसी ऑफ इन्वेस्टिंग अथॉरिटीज। अब क्या होता क्या है, जैसे अगर आपके पास किसी का डीएनए अवेलेबल है, तो जो मान लीजिए कि कहीं उसने जुर्म किया, मैच कर लिया डीएनए, हाँ इस बंदे ने किया है, कभी कभी क्या होता है कि अरे पता नहीं किया है कि नहीं किया, इसी ने किया है कि नहीं किया, तो ये जो गफलत में मामला रहता है ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा, अगर हम हेल्थ की बात करें तो क्या होगा, हेल्थ में ये फायदा होता है कि जेनेटिक डिजीज जैसे कि सिकल सेल डिजीज या कुछ भी है, कुछ भी न्यू वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद है। पैथोजेंस को पता लगाने के लिए, बायोलॉजिकल रिमेन साइकोलॉजिकल डिस्क में जो भी हैं उसे पता लगाने के लिए, डिजीज कोई फैल तो नहीं रहा तेजी में, इसको ट्रेस करने के लिए काफ़ी मददगार है हेल्थ सेक्टर में भी। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो जेनेटिकली
ट्रांसफॉर्म प्लांट्स बना सकते हैं, है ना। इससे क्या हो सकता है कि जो भी कीड़े वगैरह लग जाते हैं, डिजीज हो जाते हैं प्लांट में, उससे रेजिस्टेंस हो सकती है। इंसेक्ट या हर्ब्स या पेस्टिसाइड या सूखे वगैरह में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो केमिकल कंपाउंड्स कमर्शियल इंपॉर्टेंस के लिए, बेचने वगैरह के लिए अच्छे केमिकल कंपाउंड्स बनाने में, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन हो सकता है वेस्ट वगैरह से, तो ये सब मददगार हो सकता है इंडस्ट्रीज़ में भी। और कुछ दूसरे फ़ायदे भी हैं, जैसे कि कुछ मिसिंग पर्सन से कोई खो गया है, उसको पता लगाना है, या कोई बेचारा मरा हुआ है और उसको पता लगाना है कि कौन है, कहाँ से आया है, किसका है, तो पता लगा सकते हैं, है ना। माइग्रेशन पैटर्न पता लगा सकते हैं, भाई कि यहीं से आ रहे बंदे तो यहीं के ही हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें पता लगाने में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है अगर सही से यूज़ करी जाए तो। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। टॉपिक कहता है mRNA वैक्सीन के बारे में। जानते हैं न्यूज़ में क्यों रहा। तो हुआ क्या कि रिसेंटली इंडिया की पहली इंडिजिनियस mRNA वैक्सीन को जो है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी मंजूरी दे दी ह्यूमन ट्रायल के लिए। तो अभी मैंने mRNA ऊपर बताया ना, मैसेंजर आरएनए, ध्यान रखिएगा उसको, ठीक है। तो कुछ समझते हैं कि ये mRNA क्या होता है, उसकी वैक्सीन क्या होती है। तो ये बेनिफिट्स बाद में देखेंगे चार्ट वाले, पहले समझते हैं कि mRNA की वैक्सीन के बारे में। तो देखो, नॉर्मल वैक्सीन के विपरीत जो आरएनए की वैक्सीन होती हैं, ठीक है, वो कैसे काम करती हैं। वो एक mRNA का सीक्वेंस बनाती हैं जो विच इज कोडेड फॉर अ डिजीज स्पेसिफिक एंटीजन। ये जो मेन जो डिजीज स्पेसिफिक एंटीजन होता है, ये उसी हिसाब से ही कोडेड होती हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बार ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो गई, तो एंटीजन इज रिकॉग्नाइज, ये वहाँ पे एंटीजन को मतलब एंटीजन आपका इम्यून सिस्टम जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेगा और फिर उससे लड़ने की तैयारी करने लग जाएगा। तो mRNA वैक्सीन हमें बताती है, हमारे सेल्स को बताती है, हमें क्या, हमारे सेल्स को बताती है कि किस तरीके से आपको प्रोटीन बनाना है जो यहाँ पे एक इम्यून रिस्पांस दे हमारी बॉडी के अंदर। फिर समझो, ये जो mRNA की वैक्सीन है, ये क्या करेगी, ये हमारी बॉडी के अंदर जब जाएगी तो हमारे सेल्स को ये बात बताएगी कि सुनो, तुम्हें किस तरीके से प्रोटीन बनाना है जिससे तुम लड़ सको, अपना इम्यून सिस्टम जो है इतना तेज कर सको, जो कि कोई भी एंटीजन तुम्हारी बॉडी में आए तो तुम धनाधन धनाधन उसको मार के गिराओ। समझे। तो इम्यून रिस्पॉन्स जो एंटीबॉडीज बनाता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमको इन्फेक्ट होने से। अगर अगर मान लीजिए कि भाई देखो, पहले से तैयार होगा इसके अंदर, ठीक है, उसके बाद जो है जैसे ही अंदर आएगा, ओरिजिनल वाला वायरस आएगा, तो जो है उसको पीट पीट के ये हटा देगा। तो समझ गए, तो पहले से तैयारी होती है। वैक्सीन तो यही करती है ना, कि पहले से ही तैयार करती है हमारी बॉडी को कि देखो सुनो, इस तरह का आता है, इस तरीके से तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तो बॉडी एकदम तैयार पहले से रहती है, प्रैक्टिस करके रखती है। फिर जब ओरिजिनल वाला आता है तो बॉडी के पास पहले से ही सेना होती है और वो ना डम 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 करके गिरा देती है। अब mRNA वैक्सीन डिलीवर करी जा सकती है बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करके। एक नीडल सिरिंज इंजेक्शन लगा के भी, ठीक है, इंजेक्शन लगा दिया, या नीडल फ्री इनटू द स्किन, ये भी हो सकता है। इंजेक्शन ब्लड में डाल के, मसल में डाल के, लिम्फ नोड में डाल के, डायरेक्टली ऑर्गन में डाल के, या नेसल स्प्रे के थ्रू भी, है ना। नेसल स्प्रे देखे ना, नाक में जो ऐसे करके पुश पुश करते हैं, उसके थ्रू भी। बहुत सारे अलग अलग तरह की mRNA वैक्सीन होती हैं, जैसे कि नॉन रिप्लिकेटिंग mRNA, है ना, इन वाइवो सेल्फ रिप्लिकेटिंग mRNA, इन वेट्रो डेंड्रिटिक सेल नॉन रिप्लिकेटिंग mRNA वैक्सीन। ऐसी बहुत सारी वैक्सीन आपको देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग कन्वेंशनल वैक्सीन और जीन बेस्ड वैक्सीन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। जो पुरानी वैक्सीन आती हैं, जो अभी जीन बेस्ड वाली आ रही है, इसमें क्या डिफरेंस क्या है। तो देखिए, पहला डिफरेंस तो यही है, कन्वेंशनल वैक्सीन में क्या था कि लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती थी, कुछ इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस, जैसे कि हम लोग किल्ड वैक्सीन जिनको बोलते हैं, वायरल वेक्टर्ड वैक्सीन, या कुछ दूसरे तरह की जिन्हें हम लोग सब यूनिट, टॉक्सोइड या कंजुगेट वैक्सीन बोलते हैं। अब यहाँ पे इसमें क्या है, देखो इसमें क्या करते क्या है ना, ये जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, इसमें क्या करते हैं कि उसी ही पैथोजन को ही यहाँ पे कमज़ोर कर देते हैं और तब वैक्सीन में डालते हैं। तब हमारी बॉडी के अंदर गया वो, तो इतना कमज़ोर है कि हमारी बॉडी को तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारी बॉडी का इम्यून जो सिस्टम है वो चौकन्ना हो जाएगा, अच्छा कोई आया है, और बस ये मल्टीप्लाई होकर उसे लड़ने की तैयारी करने लग जाएंगे। और जब ओरिजिनल वाला आएगा हैवी हमपड़, तो यहाँ पे क्या होगा कि खूब सारे बॉडी बिल्डर ऑलरेडी तैयार होंगे और इसको मार के गिरा देंगे। समझे, ये होता है, तो इसका रिस्पॉन्स अच्छा होता है। दूसरी होती है इनएक्टिवेटेड पैथोजन। उसमें क्या है कि वैक्सीन के अंदर क्या करा कि किल्ड वाला वही पैथोजन को मार के डाल दिया।
ठीक है, मार के डाल दिया तब इंजेक्ट किया, तो भी सेम काम होता है, लेकिन देखने को मिला है कि जो लाइव वाली होती है इनमें ज़्यादा अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स होता है। उसके साथ बहुत सारी और भी होती हैं, कभी कभी पैथोजन क्या कुछ हिस्सा निकालते हैं उससे वैक्सीन बनाते हैं, ऐसे ही बहुत सारी होती हैं। ठीक है, अब दूसरा डिफरेंस ये है कि, डिफरेंस क्या मतलब दूसरा पॉइंट इसका ये है कि ये एक्सपोज करता है हमारी बॉडी को उन प्रोटीन से जो वायरस या बैक्टीरिया बनाते हैं, और ऑफन मेड बाय यूजिंग, कैसे कैसे ये होता है, ये यहाँ पे वीकेंड या इनएक्टिव वर्जन उसी वायरस या बैक्टीरिया का हमारी बॉडी में डालते हैं, तो हम उसके खिलाफ लड़ने को एकदम तैयार हो जाते हैं। और तीसरा, ये ट्रेडिशनल वैक्सीन जो है इनको रेफ्रिजरेशन की जरूरत होती है, इसको फ्रिज वगैरह में रखने की जरूरत होती है, जो आपने आज तक देखा होगा। अब यहाँ पे जो जीन बेस्ड वैक्सीन है उसमें समझिए ये दो तरह की वैक्सीन होती हैं, एक तो डीएनए और एक तो आरएनए वैक्सीन। डीएनए आरएनए मैंने समझा दिया पीछे क्या होते हैं। अब इसको जो है, इसमें क्या होता है, वायरस को वीक फॉर्म में या बैक्टीरिया को वीक फॉर्म में वैक्सीन के तौर पे इंजेक्ट करने की बजाय हमारी बॉडी में डीएनए और आरएनए वैक्सीन उस वायरस के खुद के जीन को यूज करती हैं, उसके खुद के जीन का एक पार्ट यूज करती हैं इम्यून रिस्पॉन्स को जगाने में। और इन अदर वर्ड्स अगर बताऊं तो ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शन उस होस्ट सेल का जो है वो कैरी करती हैं एंटीजन को बनाने में। अब दोनों ही जो आपके डीएनए है उसके साथ जो आरएनए वैक्सीन है वो यहाँ पे डिलीवर करती है मैसेज सेल को मैसेज देती हैं कि आप जो डिजायर्ड प्रोटीन है, जिस प्रोटीन की जरूरत है वो बनाओ, ताकि इम्यून सिस्टम जो है वो फटाफट से उस प्रोटीन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर सके। ठीक है, ये आपको, ये भाई रूम टेम्परेचर में भी रखी जा सकती है और ये ज़्यादातर स्टेबल होती हैं देन कन्वेंशनल वैक्सीन। अगर गर्म क्लाइमेट है मान लीजिए, अगर नॉर्मली रख दिया गया, समझ गए, तो या स्टाइल एट pH 8 पे भी ऐसे रख दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चलेगा मामला, ये ठीक रहेंगी। इनको ज़्यादातर फ्रीजर में ही रखना पड़ता है, रेफ्रिजरेटर में ही रखना पड़ता है, फ्रीजर नहीं मतलब फ्रिज में ही रखना पड़ता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ बेनिफिट्स क्या हैं इस आरएनए वाली वैक्सीन के। तो देखो, प्रोडक्शन की बात करें तो वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस होती है मोर देन रैपिडली इन द लेबोरेटरी, है ना, जल्दी जल्दी प्रोड्यूस हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि सेफ और नॉन इन्फेक्शनियस है, मतलब आरएनए वैक्सीन जो है ये पैथोजन से तो बनी नहीं है, इनके पार्टिकल से तो बने नहीं है, या कोई इनएक्टिवेटेड पैथोजन से तो बनी नहीं है, और इसलिए नॉन इन्फेक्शनियस है। और आरएनए इसका जो स्ट्रैंड होता है एक वैक्सीन के अंदर, इसे डिग्रेड कर देते हैं वंस द प्रोटीन इज मेड। ये आरएनए स्ट्रैंड इज इन अ वैक्सीन इज डिग्रेडेड वंस द प्रोटीन इज मेड, ये अपने आप डिग्रेड हो जाता है जब एक बार प्रोटीन बन गया तो। अच्छा, उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, जो पहली वाली कन्वेंशनल वैक्सीन थी बच्चों, अब उसमें क्या है कि देखिए कमजोर फॉर्म में है या इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन जा तो बॉडी में ही रहा है। अब जिनकी मान लीजिए कि कुपोषण है, नहीं अच्छी बैलेंस डाइट है, भाई है कमजोर है, तो उनमें क्या होता है ना, उनकी इम्यूनिटी नहीं लड़ पाती और उनको ऐसा होता है कि अफेक्ट कर जाता है। अभी क्या कह रहे हैं, अभी कोरोना की वैक्सीन है सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसमें क्या है ना, 1 लाख में एक बंदे को हो सकता है ना, हालांकि बहुत बड़ा नंबर है, कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है, लेकिन हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ये भाई यहाँ पे कुछ की इम्यूनिटी नहीं रिस्पॉन्स कर पाती, तो हो सकता है कि उसको हो जाए, समझो। तो ये यहाँ पे खतरा नहीं है। और तीसरा, एफिकेसी की बात करें तो जो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन हैं ये एक स्ट्रॉन्गर तरह की वैक्सीन है। अगर आप पुरानी वैक्सीन से देखो, अच्छी तरीके से ये हेल्दी, बिना साइड इफेक्ट्स के अच्छा खासा असर दिखाएंगी, समझे। तो ये कुछ फायदे हैं इन सारी वैक्सीन्स के बारे में हमने आपको बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की जो बात करेंगे वो करेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। तो जानते हैं कि न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए वजह ये है कि जो रिजल्ट्स हैं इंडिजेन प्रोग्राम के, स्पेलिंग देखिए यहाँ पे इंडिजेन, ठीक है, इंडिजेन प्रोग्राम के जो रिजल्ट हैं उसे पब्लिश कर दिया गया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा, ठीक है, CSIR के द्वारा। तो अब समझते हैं कि ये भाई इंडिजेन प्रोग्राम क्या है, पहले तो यही देख लेते हैं स्क्रीन के ऊपर। देखिए इसका एम ये है कि यहाँ पे कुछ होल जीनोम सीक्वेंसिंग कराएंगे 1000 ऑफ इंडियन इंडिविजुअल्स की, जिसमें क्या होगा, जो अलग अलग देश के अलग अलग एथनिक ग्रुप से ये इंडिविजुअल्स होंगे और इनकी होल जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। फंड कौन कर रहा था, फंड कर रहा था CSIR इंडिया, जो कि ऑटोनोमस बॉडी है, सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इसका उद्देश्य ये था इस प्रोग्राम का कि हम यहाँ पे पूरा डेटा सेट बनाएं कि भाई जो भी कैरियर जेनेटिक डिजीजेस होते हैं, अब जैसे कि ये परदादा दादा बहुत पहले से चले आ रहे हैं, वो डिजीजेस सब में हो रहे हैं, ठीक है, तो उनका प्रॉपर तरीके से जो है डेटा सेट हमारे पास होगा और इससे जो है भाई पूरे देश की एक तरीके से स्क्रीनिंग हो गई। अब
इसमें ये भी है कि ज़्यादातर जो है 1000 हमने अलग-अलग जगह से जब लोगों को लिया, तो ज़्यादातर जो है मैपिंग हो जाएगी बड़े एक काफ़ी बड़े पॉपुलेशन की। अब अभी बताऊँ तो जो सीएसआईआर है, इसने अनाउंस करा है कंक्लूजन, है ना? जो होल जीनोम सीक्वेंसिंग इसने करी थी करीब 1008 इंडिविजुअल्स की, उसका कंक्लूजन इसने अनाउंस करा है इंडियंस की। अलग-अलग पॉपुलेशन की करी थी और इसे देखने में ये मिला कि जो 32% जेनेटिक वेरिएशन होते हैं इंडियन जीनोम सीक्वेंसेस के अंदर, ये यूनिक है अगर आप कंपेयर करो ग्लोबल जीनोम से तो। यूनिक पाए गए। और जो कॉम्पिटिशनल एनालिसिस लेड टू, मतलब इन्होंने पूरा जो एनालाइज करा इसकी वजह से देखने को मिला आइडेंटिफिकेशन हुई करीब 55898122 सिंगल न्यूक्लियाइड वेरिएंट्स की इंडिया के जीनोम डेटा सेट में। तो ये इन्होंने यहाँ पे पता लगाया। अब आप कहोगे मैम ये जीनोम सीक्वेंसिंग आपने क्या बोला है, ये क्या होती है? देखिए, जीनोम जो होता है ना, ये एक ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट होता है उसके डीएनए का, समझे? इसके अंदर सारे क्रोमोसोम्स आते हैं जिसमें जो है सारे डीएनए रहते हैं और जीन्स रहते हैं, सब कुछ इसके अंदर आता है। और हर एक जीनोम के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है जो भी ज़रूरत होती है जिस भी इंफॉर्मेशन की किसी ऑर्गेनिज्म को बिल्ड या मेंटेन करने के लिए, तो हर एक जीनोम में सब कुछ होता है। और जीनोम को आप समझ सकते हो थ्रू द प्रोसेस डिस्क्राइब एज सीक्वेंसिंग। अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? इसका मतलब ये है डेसिफरिंग द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ बेस पेयर इन द इंडिविजुअल, कि भैया ये बेस पेयर जो हैं एक इंडिविजुअल्स के अंदर, उसका पता लगाना प्रॉपर। पता है आपको हर एक बीमारी का इलाज होता है, हमारे ये पूरा जितनी सीक्वेंसिंग है पूरा अगर ये समझ जाए कोई बंदा तो हर एक बीमारी का इलाज निकाल सकता है, समझे? तो इसी का पता लगाना कि एग्जैक्ट ऑर्डर बेस पेयर्स का क्या है इंडिविजुअल के अंदर, इसी को ही हम जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। अब ये मदद भी कर सकता है कई चीज़ों में। यहाँ चार्ट पे देखिए, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग मदद कर सकता है किस तरह से वायरस स्प्रेड हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, सब कुछ समझ सकता है। उसके साथ जेनेटिक म्यूटेशन, किस तरह से म्यूटेशन इम्पैक्ट करते हैं जीन के फंक्शंस को, है ना? तो ये अब देखो, अब आप कहोगे म्यूटेशन वगैरह क्या बोल दे रही हैं, सब समझ नहीं आ रहा है। देखो भाई ऐसा क्या है कि जैसे मान लो ये कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है? अब आप हैं, तब तक के लिए आप हैं, और हुआ क्या कि अब आपके अंदर कोई पहले से बीमारी थी, कोई पहले से वायरस था। अब ये कोरोना वायरस भी आपके तक पहुंच गया किसी किसी ना किसी तरीके से। तो अब हुआ क्या कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि इस वाले वायरस के साथ मिलके हुआ क्या कि ये कोरोना वायरस मिला और इन दोनों ने मिलके कोई एक अलग तरीके का कुछ बना दिया। समझ रहे हो? तो इसे कहते हैं म्यूटेट होना, कि अलग कुछ वेरिएंट बना दिया जिसकी अलग क्वालिटी हो गई। अब जैसे अभी समझ लो, अभी कह रहे हैं कि कोरोना में म्यूटेशन देखने को मिला है कि भई पहले नॉर्मल सा खाँसी था, सर्दी थी और नॉर्मल सा फ़ीवर आता था, और हाँ, लोग मरे थे, कुछ-कुछ में काफ़ी है। उसमें क्या लिखा हुआ था कि कहीं भी हाई ऐसी प्रॉब्लम होती है जब आपको साँस ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी और आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं एवरी सेकंड पर्सन जिसको कोरोना अफ़ेक्ट कर रहा है उसको लंग अटैक आ रहा है। ठीक है? तो ये म्यूटेट हो गया है, एक नया ये स्ट्रेन देखने को मिल गया है वायरस का। समझ रहे हो इस बात को? तो इससे काफ़ी मदद करता है यहाँ पे म्यूटेशन को आइडेंटिफ़ाई करने में। उसके साथ मदद करती है जीनोम सीक्वेंसिंग आइडेंटिफ़ाई करने में जेनेमिक कॉजेज़, जो रेयर डिजीज़ हैं उसके क्या जेनेमिक कॉजेज़ हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी कॉम्प्लेक्स डिजीज़ क्या है, कैसे होती है डिजीज़, सब कुछ समझने में मदद करती है। उसके साथ पॉपुलेशन लेवल प्रीडिस्पोज़िशंस डिजीज़ की क्या है, क्या नहीं है, कहाँ है, कैसे हैं, सब कुछ ये बताने की मदद करती है। तो काफ़ी ये अच्छा हो जाता है समझने में, इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। अच्छा, कुछ रिलेटेड न्यूज़ आपको बताऊँ तो पैन इंडिया 1000 जीनोम सीक्वेंसेस सार्स-कोव-2 की ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लॉन्च करा है इस प्रोजेक्ट को, मई 2020 में लॉन्च किया था, और सीक्वेंसिंग डेटा को रिलीज करा जाएगा इन ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा फॉर यूज बाय रिसर्चर, ताकि इस डेटा का यूज कर सके पूरे ही वर्ल्ड के रिसर्चर्स। ये मदद करेगा समझने में कि किस तरीके से ये वायरस फैल रहा है, और ये भी मदद करेगा कि ये जो इसकी ट्रांसमिशन चेन है किस तरीके से ये चेन बना रहा है, किस तरह से फैल रहा है। नए-नए केसेस इन्फेक्शन के रोकने में मदद करेगा, है ना? और रिसर्च एंड इंटरवेंशन मेजर्स में भी मदद करेगा। तो अभी तो फिलहाल ये न्यूज़ पहले की थी, लेकिन अभी तो आफत ज़्यादा बढ़ गई है। खैर, अब हम थोड़ा इंडिजन प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है सिग्निफिकेंस और वगैरह सब कुछ समझेंगे। देखिए सिग्निफिकेंस क्या है इस इंडिजन प्रोजेक्ट की। इंडिजन प्रोजेक्ट के बारे में तो समझा हमने, अब सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस क्या है इस प्रोजेक्ट की। तो पहली चीज़ तो देखिए, इंडियन जीन वेरिएशन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है ये हमें मदद करेगा समझने में एपिडीमियोलॉजी ऑफ जेनेटिक डिजीजेस टू इनेबल कॉस्ट इफेक्टिव जेनेटिक टेस्ट। तो
तो अब आप कहेंगे मैम ये एपिडीमियोलॉजी आपने क्या बोल दिया। तो ये देखिए ये एक ब्रांच है मेडिसिन की जो डील करती है इंसिडेंस से, डिस्ट्रीब्यूशन से और पॉसिबल कंट्रोल जो कि डिजीज का हो सकता है, दूसरे फैक्टर्स जो कि हेल्थ से रिलेटेड होते हैं उससे डील करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मदद करेगा इसमें। दूसरी बात ये भी है कि जो भी कैरियर स्क्रीनिंग होती है, मतलब यहाँ पे डिटरमाइन करना कि क्या चांसेस हैं जो एक बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ सकता है। तो ये कैरियर स्क्रीनिंग जो एप्लीकेशंस हैं एक्सपेक्टेंट कपल्स की, ये यहाँ पे पता लगा सकता है, इसमें मदद कर सकता है ना कि मान लीजिए दो बीमारियां हैं, भाई बीमारियां हैं किसी कपल के अंदर, तो बच्चे के अंदर कितने चांस हैं उसके डिसऑर्डर आने के, उसके प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम आने के। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बताएं तो मदद करेगा ये फार्मा कोजेनेटिक में। अब फार्मा कोजेनेटिक क्या बोल दिया भैया हमने, तो इसका मतलब होता है कि स्टडी करना कि किस तरीके से जीन अफेक्ट करेगा एक इंसान का रिस्पॉन्स ड्रग्स की तरफ, कि मतलब दवाइयाँ खाई किसी ने तो क्या रिस्पॉन्स करा बंदे के जीन ने। ठीक है, तो फार्माकोजेनेटिक टेस्ट जो होता है प्रिवेंट करता है कि एडवर्स जो ड्रग का रिएक्शन ना हो, मतलब ऐसी दवाई ना दे दे बंदे को कि पता चला जो है इंसान को सही होने की बजाय और हालत खराब हो गई, है ना। तो अगर पता होगा कि ड्रग क्या रिस्पॉन्स करेंगे इसके जीन इस ड्रग्स के बदले में, तो हम उस हिसाब का ड्रग देंगे उसको, तो इसमें मदद करेगा। उसके मदद करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझने में, पॉपुलेशन स्केल की, है कि भैया क्या है क्या नहीं है। उसके बाद जेनेटिक वेरिएंट फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल कराता है क्लिनिकल एप्लीकेशंस के लिए, क्या क्या वेरिएंट्स है, क्या क्या अलग अलग अवेलेबल है फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो इस तरीके से समझिए। उसके साथ जीनोम्स को समझिए, यहाँ पे जीनोम्स को अंडरस्टैंडिंग जीनोम्स, ये क्या है, स्टडी ऑफ इंटायर जीनोम सीक्वेंस विल हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द जीनोम एज अ होल वर्क्स। मतलब यहाँ पे क्या है, स्टडी अंडरस्टैंडिंग जीनोम में क्या है कि देखो ये पूरे की पूरे जीनोम सीक्वेंसिंग को समझना पड़ना, ये मदद करेगा साइंटिस्ट को कि किस तरीके से आखिरकार जीनोम काम करता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। वन सेकेंड, यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले कहता है यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP के बारे में। ये क्या है, ये इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट है डिटरमाइन करने के लिए डीएनए का सीक्वेंस पूरे ही ह्यूमन जीनोम में, है ना। उसके साथ इसको शुरू करा गया था 1990 और इसको 2003 में कंप्लीट कर दिया गया। समझ गए हो ना क्या है, इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट है, सारे लोग मिलकर यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं इस पे समझने के लिए कि डीएनए का सीक्वेंस क्या होता है पूरे ही ह्यूमन जीनोम में। ठीक है, आसान शब्दों में हिंदी में समझा दिया। अब देखिए ये जो HGP है, इसी ने हमें एबिलिटी दी फॉर द फर्स्ट टाइम टू रीड नेचर्स कंप्लीट जेनेटिक ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग अ ह्यूमन बीइंग। अब देखिए यहाँ पे और बात भी है कि इसे कोऑर्डिनेट भी करा गया है, कोऑर्डिनेट करा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी USA के द्वारा। तो हमने बात करी कुछ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। अब बात आती है सेकंड, वो है भाई जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ये क्या है, देखिए इंडिया का ये जीन मैपिंग प्रोजेक्ट है, जिसे मतलब ये क्या करेगा, आप कह सकते हो कि ये एक पहला कदम है, नीचे से बिल्कुल बेस से समझेगा हमारे पूरे ही इतना बड़ा जो हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, सब उसको राइट फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्टिंग से बेस से इस चीज़ों को सब कुछ डिस्क्राइब करेगा ये। तो अब देखो यहाँ पे एक जीनोम सीक्वेंस नाम आता है, एक जीनोम मैपिंग नाम आता है। तो जीनोम सीक्वेंस तो मैंने आपको बताया क्या होता है, कि मतलब ऑर्डर होता है हर एक बेस का, न्यूक्लियोटाइड का डीएनए के, है ना, किस ऑर्डर में है। वही जगह जीनोम मैपिंग क्या होता है, सिंपली ये सीरीज ऑफ लैंडमार्क होता है डीएनए के अंदर, कि मतलब डीएनए कैसे डेवलप हुआ, कैसे क्या हुआ, सब कुछ यहाँ पे ये सब कुछ होता है इसके अंदर। ठीक है, उसके साथ ये प्रोजेक्ट जो है ये यहाँ पे कलेक्ट करेगा करीब पूरे इंडिया से करीब 10,000 सैंपल्स लेगा पहले फ्रेज में अपने, फिर टू अराइव एट अ रिप्रेजेंटेटिव इंडियन जीनोम, और फिर उसके देखेगा क्या है क्या नहीं आगे समझने के लिए। सबसे पहले 10,000 सैंपल लेगा और इसे क्लियर करा गया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जनवरी 2020 में। इसके अंदर आपके कुछ 20 तरह के लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी है बेंगलुरु वाला, और कुछ IITs वगैरह भी हैं। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट करा इस अपने पार्ट को। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ आयर्स, and if you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.